नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो महाज्ञानी नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में 2-3 पॉइंट को लेकर डिस्कशन करने वाला हूँ। एक तो कंसल्टेंसी शुरुआत से लेकर अंत तक, फॉर दैट टू फॉर द IIT JEE नीट टीचर कंसल्टेंसी। सेकेंडली एक साइड बिजनेस, एज IIT JEE नीट टीचर आप साइड बिजनेस क्या कर सकते हो, इसलिए काफ़ी डिटेल में ये वीडियो होगा। आई थिंक 30 मिनट से कम तो शायद नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तभी ये वीडियो देखें। एंड आई एम चैलेंजिंग कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस डेट से पहले ऐसा कोई वीडियो नहीं बना होगा। लेकिन उससे पहले मैं 1-2 मिनट अपनी मन की बातें करना चाहता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ, बंगाल में जो हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में जो हो चुका है, और अनफॉर्चुनेटली बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जो कुछ होने वाला है, उसको देखकर सिर्फ यही लग रहा है कि हाँ, आतंकवाद का धर्म होता है और उस धर्म का नाम है मुस्लिम। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, लेकिन सारे मुसलमान लग नहीं रहा कि जैसे महाभारत का सीन चल रहा हो और दुर्योधन पांडवों पे अत्याचार कर रहा हो। पांडव शक्तिशाली होते हुए भी शांत बैठे हैं और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यह लोग अपने प्रतिज्ञाओं में जकड़े हुए हैं। मेरे प्रिय मुस्लिम समाज, क्योंकि आप निकले तो हमसे ही हो। आप अगर इतिहास को एक्सेप्ट ना करना चाहो तो ना करो, लेकिन आप निकले तो हमसे ही हो। आप थे तो हिंदू, यह बात कन्फर्म है, या तो पैसे के लिए, लेकिन अपने खून पर मुझे भी भरोसा है, क्योंकि आप भी मेरे ही खून हो। पैसे के लिए तो 2-4-5 लोग ही हुए थे, और मुसलमान का धर्म कोई इतना अच्छा उस समय था नहीं कि अपने मन से कोई एक्सेप्ट करे। हाँ, अत्याचार हुआ, उस अत्याचार की वजह से हमारे पूर्वजों को, हमारे चाचाओं को, हमारे दादाओं को एक अलग से पूजा पद्धति अपनानी पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने मजबूरी में अपनाया था यार, उन्होंने मजबूरी में अपनाया था। आज आप उन्हीं के बच्चे हैं, आपके माँ पे जुल्म किए गए, उन्हें न जाने कितनी यातनाएं दी गई, आपके पिता की चोटी काटी गई, जिसकी वजह से उन्होंने मुसलमान धर्म अपनाया होगा। उस समय उन्होंने यह बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि आप उन्हीं के परिवार, क्योंकि हम परिवार हैं, मानो ना मानो, क्योंकि हमारी जड़ें तुम काट रहे हो, क्योंकि हम पेड़ों की लकड़ी हो। पाकिस्तान में बैठा कोई भी मुसलमान इसी जंगल का लकड़ी है, इसलिए वह हमें काट पा रहा है, वरना गैरों की इतनी औकात नहीं थी। मुसलमान आक्रांता आए, अंग्रेज आक्रांता आए, अपनी औकात से ज्यादा अत्याचार करके गए, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। तुम उखाड़ लोगे, बिल्कुल उखाड़ लोगे। उसका रीजन एक ही है कि तुम हमारे एक खून हो, और जो हमें बचे हुए हैं वह दोगले हैं, हिजड़े बन चुके हैं। लेकिन पूरी दुनिया का सिनेरियो, क्योंकि मैं आज तक वाला न्यूज़ नहीं देखता, मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यह सबको फॉलो करता हूँ। फॉर्चुनेटली मुझे IAS की तैयारी करने का मौका मिला और मैं IAS वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे रियल न्यूज़ एनालिसिस आने लगा। अगर अच्छे मुसलमान बुरे मुसलमान के लिए खड़े नहीं हुए तो वर्ल्ड का सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा कि ना अच्छे मुसलमान बचेंगे ना बुरे मुसलमान बचेंगे, क्योंकि मुसलमान साइंस में आगे नहीं जा पाए। हाँ, उनका खात्मा जब तक हिंदू इस धरती पर है, देखो सनातन तो किसी के बाप की औकात नहीं है खत्म करने, लेकिन जब तक हिंदू इस धरती पर है तब तक मुसलमान सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू इस धरती से हटा, उस दिन मुसलमान आपस में कट के मरा।
एग्जाम्पल चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान की खुद की हालत देख लो, ईरान इराक यह सब झगड़ा हो रहा है, उसमें अमेरिका का और चाइना का सीन देख लो। चाइना मुसलमान को रगड़ के मारता है, खदेड़ के मारता है, और मैं चैलेंज करता हूं इंडिया या किसी भी वर्ल्ड के एक भी मुसलमान की औकात है तो चाइना के खिलाफ बोल के दिखाए, और आने वाला समय चाइना का है। हम हिंदू तुम्हारे ढाल हैं, ये याद रखना, ये याद रखना। और अगर हम अपने गुस्से पे आ गए तो वो तो मारेंगे ही मारेंगे, हम छोड़ देंगे क्या? एक लेवल तक हम सहेंगे। आता हूं मैं खैर अपने सिस्टम पे। मैं एक सजेशन भी लेना चाहता हूं। मैं माफी चाहूंगा कि मैंने आपका 5-6 मिनट अलग बातों पे लिया। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और अपने एनर्जी को हिंदुओं के लिए डिवोट करना चाहिए, और सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, उन मुसलमानों के लिए भी, उन सभी धर्म के लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं उनको साइंस से दूर लेकर जा रहा है। मैं आता हूँ कंसल्टेंसी पे, दैट टू टीचर कंसल्टेंसी की आज मैं बात करने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं अदर बिजनेस की भी बात करूंगा, जो कि एक IIT JEE नीट का टीचर पढ़ाते हुए कर सकता है। सर, IIT JEE नीट टीचर की कंसल्टेंसी का बिजनेस कैसा है? शॉर्ट टर्म के लिए इस पूरे धरती पे किसी भी देश का हो, किसी भी कहीं का भी हो, शॉर्ट टर्म के लिए IIT JEE नीट टीचर की कंसल्टेंसी से अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। मैंने किया है IIT JEE नीट के टीचर कंसल्टेंसी से शॉर्ट टर्म के लिए, याद रखना कि शॉर्ट टर्म के लिए, अनटिल अनलेस आपके अंदर पढ़ाने की कैपेसिटी के अलावा कोई और कैपेसिटी अगर जनरेट हो गई हो, बिजनेस करने की कैपेसिटी जनरेट हो गई हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए IIT JEE नीट इज द बेस्ट वे टू कंसल्ट टू अर्न मनी। आई रिमेंबर कि मैं जम्मू पुंछ में था, वहाँ पे मैंने दुष्यंत गुप्ता सर के थ्रू, वहीं से मैंने कंसल्टेंसी सीखा भी है कि मैंने दुष्यंत गुप्ता सर के थ्रू, शक्ति कंसल्टेंसी है, मेरे गुरु भी हैं वो, तो मैंने उनके थ्रू टीचर रिक्रूट किया। तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैं उस समय लगभग उनसे 40-40, 50-50 मिनट बात करता था। मैं तो रिकॉर्डिंग आज भी रखा है क्योंकि मुझे कई सारी चीज़ें उनसे सीखने के लिए उस समय मिली थी। मैंने एक अंदाजा लगाया कि यार देखो, मैं पढ़ाने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल चुकी थी, लेकिन मैं बाकी कामों में बहुत अच्छा हूँ। मैं जिस भी कोचिंग में गया वहाँ पे 80 लाख के टीचरों को भी मैंने रेगुलेट किया। मुझे लगा मुझे अचानक से मैनेजमेंट मेरे हाथ में दे दी जाती थी, और 2-4-5-6 दिन के अंदर दे दी जाती थी। ऑनर कोचिंग ऑनर को पता नहीं क्या ही मेरे में दिखता था, और मेरी कभी भी फीडबैक अच्छी नहीं रही स्टूडेंट के बीच में, तो मैं फीडबैक को रेगुलेट कर लेता था अपना। मुझे उसी समय समझ में आ गया। तो दुष्यंत सर ने बोला कि अब से मैं अभी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, इसमें मुझे पता है कि 10-12 साल से ज़्यादा ये चलना नहीं है, और विथ द टाइम कंसल्टेंसी में आपकी वैल्यू घटती है। उसका रीज़न क्या होता है कि शुरुआत में जैसे ही आपको वैकेंसी मिलती है, आप उनको टीचर देते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टीचर जाते हैं, तो उसमें से कई सारे अच्छे टीचर होते हैं, लेकिन 60% उसमें अच्छे टीचर नहीं होते, क्योंकि मार्केट में अच्छे टीचर है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर के मन में आपको लेकर निगेटिविटी होती है, क्योंकि डायरेक्टर उतना मैच्योर नहीं होता कि उस चीज़ को समझ सके, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर टीचर नहीं हैं। सेकेंडली, कई बार क्या होता है कि आपने किसी टीचर को फिक्स किया, मान लीजिए वह 60,000 पे आज एग्री हुआ, और उसने बोला कि सर मैं 10 दिन बाद जाऊँगा। 9वें दिन उसकी मम्मी, दादी, माई, ताती, काई कोई ना कोई मर जाता है, जो कि झूठ होता है, और वह फिर उसको डिनाई कर देता है, वह नहीं जाता है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके ऊपर ही आता है। किसी SIP पे आपने टीचर दिया, टीचर जाने के बाद वहाँ पे पॉलिटिक्स करने लगा, दैट टू की बिहारी टीचर। अब मजबूरी भी यही है मार्केट में कि अवेलेबल भी तो बिहारी टीचर है, बिहारी टीचर या फिर नॉर्थ यूपी के टीचर, ईस्ट यूपी के टीचर, ये कहीं पे भी जाने के लिए तैयार होते हैं। ये विजयवाड़ा भी चले जाएंगे, तमिलनाडु भी चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी चले जाएंगे, गुवाहाटी भी चले जाएंगे, नौगांव में भी चले जाएंगे। इधर आप मतलब इनको अगर पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाता तो पाकिस्तान भी चले जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर पैसे की भूख होती है। और कहीं ना कहीं ये लोग जब जाते हैं तो मीन्स अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आई एक्सेप्ट मी एज अ पूर्वांचल का यूपी कम्युनिटी एंड आल्सो फ्रॉम द बिहार, क्योंकि बनारस न बिहार का ढंग से हिस्सा है, न यूपी का ढंग से हिस्सा है। क्योंकि आप बनारस में आएंगे ना तो आपको लगेगा यार कि BHU में सिर्फ बिहारी भरे हुए हैं। तो बनारस अपने आप में एक बिहार है। मैं अपने आप को बिहारी और अपने आप को यूपी का हिस्सा दोनों मानता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली हम कहीं पे भी जाते हैं तो पॉलिटिक्स करते हैं, और अपने ही लोगों के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, जिसकी वजह से अगेन ये इम्पैक्ट
कंसल्टेंसी पे आता है। इसके साथ साथ सबको IITian NITian चाहिए होता है, वो भी 50,000 में, 35,000 में, 60,000 में वो वैकेंसी देते हैं और आप फिल नहीं कर पाते। तो एक टाइम के साथ धीरे धीरे 10 साल, 12 साल, 15 साल में आपकी जो कंसल्टेंसी है वो डाउनफॉल होने लगती है, अनटिल अनलेस परमेश्वर का आशीर्वाद आपके पास ना हो या फिर परमेश्वर ने आपको के लिए कुछ और ना लिखा हो। यहाँ पे 50,000 कमाना और टीचिंग में 2 लाख कमाना, दोनों में इक्वल मेहनत लगता है, क्योंकि यहाँ पे रात को 1 बजे भी आपको फ़ोन उठाना है। डायरेक्टर का अगर आ गया तो, टीचर का नहीं आता है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जितने भी CVs आते हैं उसमें 70% कंसल्टेंट होते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने यह वैकेंसी निकाली, फलाना वैकेंसी निकाली और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, कोई भी इसका डायरेक्टर का नंबर नहीं ले पाएगा, और जो डायरेक्टर है वह इतना अच्छा आदमी है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से ही टीचर ले रहा है, तो आप निहायत चूतिए हो। क्योंकि डायरेक्टर जो वैकेंसी आपको देता है वह वैकेंसी 100 लोगों को देता है। तो वहाँ से उसके पास, और जैसे मान लीजिए कोई एक्स टीचर है, जैसे मैं मार्केट में नाम ही ले रहा हूँ, सदानंद पांडे जी हैं, मेरे आने से पहले वो कंसल्टेंट थे, मुझे नहीं पता था। तो अनिकेत कश्यप सर ने, उनका जैसे CV आया, मैं अनिकेत कश्यप सर के अंडर में काम कर रहा था MK क्लासेस चंद्रपुर में। तो सर ने बताया कि यार पांडे जी जो है वो कंसल्टेंट है। मैंने उनकी 4 जगह जॉब लगाई, लेकिन हर जगह मैंने एडवांस पैसे ले लेके लगवाए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वह चारों जगह जाने के बाद अगर कंसल्टेंसी स्टार्ट भी करता है, अगर मैं उसका नहीं भी लगवाऊंगा तो भी स्टार्ट होगा। तो अगर कोई कंसल्टेंट मेरे पास अप्लाई करता है तो मैं उससे एडवांस 20,000, मैं किसी टीचर से एडवांस नहीं लेता। यह मेरा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड रहा है, जिसकी वजह से मैंने डबल ग्रोथ नहीं की, मैंने 10 टाइम ग्रोथ कर चुका हूँ। 2022 से 2025 में मेरी इनकम 10 टाइम हो चुकी है। उसका रीजन सिंगल है कि मैंने कभी भी किसी भी टीचर से कोई भी एडवांस नहीं लिया, अनटिल अनलेस वो कंसल्टेंट ना हो, और अगर कभी लिया भी है कुछ से तो उनका जॉब मैंने लगवा दिया है। तो भाई ये भी प्रॉब्लम आती है कि एक तो इसके साथ साथ जो हमारी कोचिंग कंसल्टेंसी है ना, वो काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है। यहाँ पे मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 10,000 से ज़्यादा कोचिंग नहीं है। 10,000 में 40,000 टीचर लेने की कैपेसिटी है। उस 10,000 कोचिंग में 4,000 तो HR ही कंसल्टेंट है, तो 6,000 ही आपके पास बचे। इस 6,000 में से 3,000 तो टीचर तो कंसल्टेंट है जो किसी न किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। तो मिला जुला के आपको जो खेलने का मौका मिलता है ना, वो 1,000 कोचिंग के साथ खेलने का मौका मिलता है, अगर आपके पास अपनी अच्छी खासी 8, 9, 10 लोगों की ट्रेंड टीम है, एंड यू हैविंग द कैपेसिटी टू मैनेज दैट टीम बिसाइड टीचिंग। अक्सर हम टीचिंग करने लगते हैं और 2-4 बच्चे हमें पसंद करने लगते हैं, तारीफ करने लगते हैं, तो हमारे अंदर यह आम आ जाता है कि हम तो सुपरमैन हैं। ठीक है, तो जब आप मार्केट में आते हो ना, तब पता चलता है कि आर यू सुपरमैन और नॉट। जब आप 1.5, 2 लाख रुपया मेरी आज के डेट में सैलरी में देता हूँ अपने वर्कर्स को, और मैं ना ही डायरेक्टर से आज के डेट में ज़्यादातर बात कर पाता हूँ ना टीचर से, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस को, अभी इसके बारे में मैं बताऊँगा इस चीज़ के रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यंग हैं और इस फील्ड में आए हैं, और जो मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये बंदा कुछ ना कुछ मुझे बताएगा जिससे मैं आगे निकल जाऊँगा। और भाई मैं उस टीचर की तरह हूँ जो एक रास्ता बनता जाऊँगा कईयों के लिए। जैसे आप अपने कई सारे स्टूडेंट के लिए रास्ता बनते हैं, आप वही 1,00,000 1.5 लाख रुपए महीने पे रह जाते हैं, लेकिन आपका स्टूडेंट करोड़ 2 करोड़ कमाने लगता है। उसी तरीके से मैं यूट्यूब के माध्यम से उन टीचरों का रास्ता बनना चाहता हूँ जो करोड़ 2 करोड़ कमाते रहे। मैं तो जो भी मिलता रहेगा यार उसमें भी खुश हूँ। सो भाई कंसल्टेंसी का ये हालत है। अगर कोई डायरेक्टर या HR आपको वैकेंसी देता है, जैसे ही आप उस वैकेंसी को पोस्ट करते हैं, दुनिया की तमाम कंसल्टेंसी, तमाम टीचर लग जाते हैं यह जानने के लिए कि यह किस कोचिंग का है। विश्वास मानिए कि आप जब तक आपका पहला CV उस HR या उस डायरेक्टर के पास जाता है, तब तक 100 CVs जा चुकी होती है। इसलिए कंसल्टेंसी में अचानक सक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। मैंने क्या इसका सिस्टम बनाया कि मैं कोई भी अगर मुझे वैकेंसी मिलती है, मैं 5 घंटे के अंदर उसके पास CV पहुंचा देता हूँ। दैट्स माई रिकॉर्ड। और जब इतना कर पाता हूँ तब जाके 1,000 अगर मुझे साल में वैकेंसी मिली, खैर अब तो 20,000 से ज़्यादा मिलती है, 1,000 तो मैंने सेलेक्शन ही करा दी, बट मैं एवरेज ले लेता हूँ कि 1,000 अगर वैकेंसी मिली तो उसमें जाके 20 वैकेंसी मैं फुली क्लोज करके पैसे ले पाता हूँ। और यह सिर्फ मेरा हाल नहीं है, मैंने बाकी कंसल्टेंट से भी बात किया है। एवरेज मोर और लेस सभी का यही हाल है। यह हो गई कंसल्टेंसी का सिस्टम। अब कंसल्टेंसी में सक्सेस फिर कैसे हो?
देखिए, अगर आपको कंसल्टेंसी में सक्सेस होना है ना, तो पहले तो डायरेक्टर्स के नंबर कलेक्ट मत कीजिए, मत कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं और भरोसा दिलाऊं कि 2023 दिसंबर तक 2021 से कंसल्टेंसी चला रहा हूं मैं। मेरे पास सिर्फ 40 डायरेक्टर के नंबर थे, लेकिन उन 40 डायरेक्टर के जब भी वैकेंसी मेरे पास आई, अगर आ गई, तो एक वैकेंसी पे मैंने कम से कम 50 रेज्यूम डाल दिए, वो भी अच्छे अच्छे डाल दिए मैंने 24 घंटे, क्योंकि पहले 5 घंटे में नहीं कर पाता था, मैं ही अकेला कंसल्टेंट था, मैं ही अकेला टीचर था, मुझे कहीं जॉब करना पड़ता था, मेरा उतना इनकम सोर्स इसमें नहीं था। तो लेकिन मैं 24 घंटे के अंदर उनको सीवी दे देता था और लग कर के एक एक टीचर उनके यहाँ पहुँचा देता था। अगर उस केस में फ्लाइट का टिकट मुझे देना पड़े और कोई इमरजेंसी वैकेंसी हो, तो मैं आज तक कभी पीछे नहीं हटा। ऐसा बहुत सारे टीचर जानते होंगे। उसके साथ साथ मैंने साइट में सोर्सिंग शुरू की, एसआईपी की, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से मुझे सबसे ज़्यादा फायदा यही मिला कि मुझे अपना जॉब छोड़कर भी एक रेगुलर इनकम हो गया। क्योंकि अगर आपके पास 40 एसआईपीज हैं, मेरी आज के डेट में है, तो वह आपके सैलरी को मेंटेन करेगा। अब हमारे अंदर गलती क्या है कि हम एक एसआईपी से सोचते हैं कम से कम 5-10 लाख रुपए साल का बचे। नहीं, यू आर नॉट पीडब्ल्यू। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, और अगर आप कोचिंग भी खोलना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर अपने दिमाग में सोचा कीजिए कि अगर मैं कोचिंग खोलता हूँ तो मेरा कोचिंग क्यों चलेगा, ऐसा क्या है मेरे अंदर। क्योंकि अच्छे टीचर एलन आकाश के पास भी हैं, एडवर्टाइजमेंट वो आपसे बेहतरीन करते हैं, पर्सनल वैल्यू जेसी चौधरी का, नितिन विजय सर का, अलक पांडे का, बहुत सारे हैं यार, मुझे नाम तक भूल रहा है, कि उन सभी की वैल्यू आपसे ज़्यादा है। तो ऐसा क्या है, जब मैंने अपना एसआईपी का मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था ना, तो मुझसे ये थे आरडी तिवारी सर थे, उन्होंने ये पूछा कि ऐसा क्या है। एंड भगवान की एक बड़ी अनुकंपा है कि मैं खड़े खड़े, जैसे अभी मैं कोई वीडियो आपको बना रहा हूँ, या आज तक कोई ऐसा वीडियो है नहीं जिसका कंटेंट मैंने कभी प्रिपेयर किया हूँ। मैं कैमरे के सामने आता हूँ, बस 2 मिनट सोचता हूँ, तीसरे मिनट से बोलना शुरू करता हूँ, उसके बाद धड़ाधड़ 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 चलता गया। तो आई वॉज स्टैंडिंग आई थिंक नौगांव, मैं नौगांव में था, तिवारी सर थे वहाँ पे। नौगांव आप गुवाहाटी से आगे पड़ता है। वहाँ पे सर ने पूछा कि तुम्हारा एसआईपी में क्यों। मैंने जस्ट क्रिएट किया कि मैं 2.5 लाख रुपए में 4 टीचर देता हूँ, प्रिंटेड मटेरियल देता हूँ, टेस्ट पेपर देता हूँ, ऐप सपोर्ट सिस्टम देता हूँ, कोई अगर इससे बेहतरीन आपको दे दे तो मेरा एसआईपी मत लीजिए। उन्होंने सर्च किया, उनको पता चल गया कि भाई इससे कम में नहीं मिल सकता, इससे कम में नहीं मिल सकता। क्योंकि 4 टीचर की सैलरी इंक्लूड थी, 100 बच्चों की प्रिंटेड मटेरियल इंक्लूड थी, उनके साथ साथ उसमें डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड थी, 48 घंटे के अंदर टीचर की गारंटी थी अगर किसी टीचर का फीडबैक खराब आता है। और मुझे एक एसआईपी से मैं ये मान के चला था कि मुझे 5-10 हज़ार रुपये बचते हैं तो मेरा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से मेरे सेकेंड बिजनेस डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। इस तरीके से आप अपने बिजनेस डेवलप कर सकते हो। देखिए, एक ही दिन में अरबपति करोड़पति नहीं बना जा सकता, लेकिन एक एक रुपये से करोड़पति जरूर बना जा सकता है। इसमें कोई नए कंसल्टेंट क्या करें, तो नए कंसल्टेंट एक तो एसआईपी ले लो यार साथ में, दूसरी 10-20 डायरेक्टर के नंबर पकड़ो, और 10-20 डायरेक्टर के बाद आप टीचर डेटा कलेक्शन करो। पहले टीचर डेटा कलेक्शन इजी था। जब मैं इस मार्केट में आया था 2021-22 में या 2023 में, तो उस समय टीचर डेटा कलेक्शन इजी था, क्योंकि लोग व्हाट्सअप ग्रुप बनाते थे। अब मुझे खुद को नहीं पता कि मेरा व्हाट्सअप ग्रुप कहाँ कहाँ है, क्योंकि मुझे व्हाट्सअप ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है आज के डेट में। हम लोग व्हाट्सअप चैनल बना दिए, मेरे व्हाट्सअप चैनल पे 4000 से ज़्यादा लोग हैं, 4000 टीचर हैं, तो मुझे 500-1000 टीचर एक साल में सेलेक्ट कराना बहुत ईजी टास्क नहीं है, और चैनल से आप टीचर के डेटा नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला टास्क आपका होना चाहिए टीचर डेटा कलेक्शन। वो पहले 6 महीना, पहले 6 महीने में आपको ठेंगा ना कुछ बनना बचना, 0 रुपये बचे, लेकिन टीचर का डेटा कलेक्शन कम से कम 2000-3000 टीचर का डेटा कलेक्शन, और हर एक टीचर के पास आपका रिचनेस। इसके लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में निकालते हैं नो कंसल्टेंसी फीस, कि मैं टीचर के वेलफेयर के लिए काम करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा ना, लिंक्डइन पे लगातार कई सारे पोस्ट आते हैं कि आई एम वर्किंग फॉर द टीचर वेलनेस एंड आई एम जस्ट गिविंग यू द पोस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू द डायरेक्टर नंबर, आप जाओ अपना जॉब सेटल हो जाओ, मैं आपके जॉब लग जाने से खुश हो जाता हूँ, चूतिया बना देता हूँ।
एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे से कनेक्ट होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ, साल भर बाद मैं तुमसे पैसे लूँगा। दैट्स द रियल मोटो ऑफ एनीथिंग विच इज़ फ्री। इंडिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, वर्ल्ड में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। ठीक, तो ये पाथवे आप यूज़ कर सकते हो। कंसल्टेंसी बनना चाहिए। देखो यार, अगर आप टीचर अच्छे हो नहीं बनना चाहिए, अगर आप टीचर अच्छे हो तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक बार आपके ऊपर कंसल्टेंसी का टैग लग गया, फिर इंडिया का कोई भी कोचिंग आपको जॉब देने से झिझक करेगा। इसलिए नहीं कि आप बुरे टीचर हो जाते हो, आप बहुत अच्छे टीचर हो, लेकिन अगर डायरेक्टर को जैसे ही पता चलता है कि आप कंसल्टेंट हो और आपको लगेगा कि नहीं पता चलेगा, मैं तो मोबाइल नंबर बदल दूंगा और मैं नाम कोई और यूज़ कर लूँगा, मैंने भी किया था। और दूसरी चीज़ है कि एक टाइम के बाद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, उससे ज़्यादा नहीं, तक जाते जाते लोगों को पता चल ही जाता है कि आप ही कंसल्टेंट थे। एक बार डायरेक्टर को ये चीज़ समझ में आ गई, डायरेक्टर ये सोचने लगता है कि यार तुम यहाँ पे रहोगे, मेरे टीचर को भगाओगे, साला मेरे से फालतू पंगे होंगे, मैं तुमको जॉब ही नहीं दूंगा। अब आप किसी कंसल्टेंट के पास अप्लाई करोगे, कंसल्टेंट अगर 3-4 साल पुराना है मेरी तरह, तो उसको मार्केट में कहीं ना कहीं से खबर आ ही जाता है, वो आपका नंबर सेव कर देता है एज अ कंसल्टेंट, आपके नाम के आगे लिख देता है एज अ कंसल्टेंट, आपसे भी भेजते रहो, हम लोग शॉर्टेज नहीं करेंगे। तो अगर आप टीचर अच्छे हो, मैं टीचर बुरा था इसलिए कंसल्टेंट बनाया, और मुझे ये चीज़ कहने में कोई भी 1% का डाउट नहीं है। मेरा कभी भी मेरा फीडबैक पहले 20 दिन तक अच्छा आता था। आज भी मैं चैलेंज दे सकता हूं कि पहले 20 दिन इस पूरे टीचर कम्युनिटी में, वो कोई भी हो, 2 करोड़ का टीचर हो, मेरे से अच्छा फीडबैक नहीं ला सकता, क्योंकि मैं नौटंकी अच्छे करता हूँ। हाँ, 21वें दिन से मेरे से बुरा फीडबैक किसी का नहीं आ सकता, वो भले से नया टीचर हो। तो मुझे जब यह महसूस हो गया, इसलिए मैं कंसल्टेंट बना। अगर आप टीचर अच्छे हो तो डोंट बी कंसल्टेंट। तो क्या बन सकते हो आप? टीचिंग करते रहो, साथ में एसआईपी लेते रहो। देखो यार, एसआईपी का जो स्ट्रगल होता है ना, वह आपको एंड रिजल्ट तक जो लेकर जाएगा वो बड़ा लॉन्ग टर्म मिलेगा। मैंने 2-3 एसआईपी मेरी फर्स्ट टर्म में थी। आज के डेट में 40 एसआईपी है, और विश्वास मानिए कि मैं 12 एसआईपी तक मेहनत किया हूँ। उसके बाद मुझे मेहनत ही नहीं करना पड़ा। मुझे प्रिंसिपल ने रिफर कर दिया कि आप फलाने व्यक्ति से जाके मिल लो, लेकिन उसके पीछे एक मेहनत थी सर। मेरी जो एसआईपी थी 2.5 लाख की एसआईपी, मैं 5 लाख के एसआईपी वालों से कंपेयर कर सकता हूँ। उसमें मैंने जेई मेंस के रिजल्ट दे दिए थे, आज भी दे रहा हूँ। मेरे नीट के लगभग 30 रिजल्ट आज के डेट में हो चुके हैं, 30 रिजल्ट। और टीचर कौन से रखता हूँ? 35,000, 40,000, ये वाले। मेरा मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका, जो भी मेरे एसआईपी में काम कर चुके हैं, खैर अब तो 150 के करीब मार्केट में घूम रहे होंगे जिन्होंने मेरे एसआईपी में काम करके निकल चुके हैं। मेरा बेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है कि मैं कोई मैनेजमेंट नहीं करता। मैं किसी भी टीचर के पढ़ाने में कभी कोई आज तक इंटरफेयर किया ही नहीं, जबकि जानकारी मुझे हर एक चीज़ की थी। जो भी देख रहे होंगे वो हंस भी रहे होंगे। मैं आज तक डायरेक्टली कभी भी किसी भी टीचर से उसके पढ़ाने के तरीके पे बात किया ही नहीं। मुझे पता है कि अगर वो मैथ जानता है तो अच्छे से जानता होगा। मैंने आज तक अपने एसआईपी में कभी किसी टीचर का कोई रिटर्न लिया ही नहीं। मुझे पता है कि अगर उसने 3 साल पढ़ा के आया होगा तो अच्छा ही पढ़ाता होगा। मैं सिर्फ उसके वीडियो से या उसके बात करने के तरीके से, उसके पढ़ाने के तरीके को जज करता हूँ। मैं ये जरूर पूछता हूँ कि आपने नोट्स में क्या क्या दिए। हाँ, रिव्यू मैं पूरा लेता हूँ, मैं बच्चों से रिव्यू पूरा लेता हूँ। तो एसआईपी में एक तो एसआईपी रास्ता है सर, आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है, क्योंकि आप टीचर हैं, एक पर्सनल डायरेक्टर वाली फीलिंग आएगी आपके अंदर। और अगर आप एसआईपी लेते हैं तो आपके ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है, कोचिंग का मार्केट पहला 3 साल बिगड़ा है सर, क्योंकि एक कोचिंग हमारे इंडिया में नया नया डेवलप हुआ जो रंडीबाजी करके कमाना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से हमारा 2024 का मार्केट बिगड़ा था, 25 का है, 26 का, 27 को धीरे धीरे 2027 में धीरे धीरे कोचिंग लिफ्टिंग करना शुरू करेगा। एंड अगेन 2028-29 तक आते आते हम फिर से उसी फेज में आ जाएंगे जिस फेज में हम 2019-20 में थे सर। फिर से टीचर की सैलरी 30 लाख कॉमन होने लगेगी, आज के डेट में हाईएस्ट हो गई है। तो एक तो, और 30 लाख सर कंसल्टेंसी में कमाना आसान टास्क नहीं है। 30 लाख कमाने वाले अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी में जब आप शुरुआत में एंट्री लेते हो तो आप तो ऐड करते हो कि 100 वैकेंसी भरा 30 लाख आ गए। नहीं, 100 वैकेंसी भरने के बाद 5 वैकेंसी का पैसा आता है इसमें, और आप अपने आप में कितने भी बड़ी तोप हो, यही होता है सबके साथ। सो ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आई थिंक एज अ टीचर, क्योंकि आप टीचर हैं, आपने आईटी एनआईटी से कुछ किया हुआ है, और या फिर आपने अच्छा एजुकेशन लिया हुआ है, तो भगवान ने भेजा दे के भेजा है आपको। एक काम कीजिए,
R&D कीजिए। R&D क्या होता है, मेरी बात मानिए और कीजिएगा। ऑफकोर्स ये लंबा वीडियो हो गया तो मुझे नहीं लगता कि सबके पल्ले पड़ने वाला है। मैं 2-4-5 लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। R&D इन द सेंस कि आप क्या कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। रिसर्च क्या होता है, वह रिसर्च नहीं कि आप किसी प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं किसी, नहीं। आप रिसर्च क्या कीजिए कि आप बैठिए और गूगल, ChatGPT इन सभी का सहारा लीजिए और देखिए कि आपके पास क्या अमाउंट है। मान लीजिए आपके पास 4 लाख रुपए है, या मैं कहता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए बचा है। 1 लाख रुपए का पैसा आपके पास बचा है और आपको कुछ नया काम करना है। तो आपने क्या किया कि आपने गूगल से सर्च करना शुरू किया कि इस पूरे इंडिया में सबसे सस्ते मोजे कहाँ मिलते हैं, सबसे सस्ते मोजे। यू जस्ट स्टार्ट सर्चिंग इट। आपने जब सर्च किया तो आपको पता चले X, Y और Z जगह सस्ते मोजे मिलते हैं। नाउ टेक द लीप फॉर बिजनेस पर्पस। हम लेते ही नहीं। हमारी आदत है कि हमें एक ही दिन में सब कुछ चाहिए होता है। यह टीचर की सबसे बुरी आदत है। आप लीव लीजिए, आप जाइए उस जगह पे, घूमिए, पता कीजिए, एक एक दुकान पे जाइए, पता कीजिए और हमेशा लोअर टी शर्ट पे जाइए, कभी अच्छे कपड़े पहन के मत जाइए, पता कीजिए। जब आपको पता चल गया कि भाई मोजे की क्वालिटी अच्छी और सस्ती कहाँ पे मिल रही है, गूगल पे जाइए, आगे ऑनलाइन में कंपेयर कीजिए। कंपेयर करते 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 15-20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक कंपेयर करते करते आपके पास एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको यह पता चल जाएगा कि फलाना मोजा जो है वो वहाँ पे सबसे सस्ता मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है। 1 लाख की मोजा उठाइए। नाउ दिस इज कॉल्ड द रिस्क। हम क्या सोचते हैं कि हमने कोचिंग खोल दिया, ये रिस्क हो गया। नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क यही होता है जो समझा रहा हूँ मैं, कि आपने रिसर्च किया, अब उस मोजे को उठाया। अब मान लीजिए मैं अगर उस मोजे को उठाता हूँ तो मैं डाल दूंगा पीके ट्रेड। मैंने डाल दिया उसको, लोगो डाल दिया, क्योंकि 1 लाख का मैं मोजे उठा रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि अगर 5 रुपए की एक मोजा मिलती है तो मेरे पास तो बहुत सारे मोजे आने वाले हैं। वो मेरा नाम लिख कर देगा उस पर, पीके ट्रेड। अब अगेन उसका एक बार हाउस बनाइए अपने घर पे, क्योंकि ज़्यादातर हम टीचर गांव से ही बिलोंग करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ घर गांव में अपना होगा। वहाँ पे बार हाउस बनाइए, उस मोजे को स्टोर कीजिए, ऑनलाइन मार्केट में आइए, ऑनलाइन बेचिए। ये जब 4-5 महीने आप कर लेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि छोटी चीज़ों को बेचते कैसे हैं। अब 1 लाख रुपए में अगर आपने मार्जिन 10% का भी रखा तो 1,10,000 रुपये मिला ना आपको। बात 1,10,000 की नहीं थी, बात वह चीज सीखने की थी जिससे आपको 1,10,000 रुपये मिलता बिना पढ़ाए एंड विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट। आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट सिर्फ रिसर्च का था। पैकिंग हो रही है, पैकिंग जा रही है, आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। एक लड़के को रख, फिर इसी तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट पे रिसर्च करते जाओ, रिसर्च करते जाओ। जब आपके पास बल्क आ जाए तो अपना दुकान खुलवा लो। ऐसे बिजनेसेस करो जहां पे आपकी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट ना हो। मैं सर हार्डवेयर की दुकान चलाता हूं, मेरी बनारस में 2-3 दुकानें चलती है मालिक। मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि क्या क्या चला रहा हूं मैं। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 इन्वेस्ट कर करके चीज़ों को रेगुलेट कर रहा हूँ और मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। मेरी अपनी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। इसलिए मैं अपने आप को कई सारे बिलों वाला चूहा समझता हूँ कि अगर एक बिल खत्म हो गया तो दूसरा बिल मेरे लिए प्रेजेंट है। एक ही सिस्टम में बैठे रहोगे ना सर तो कभी भी कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। अगर सिर्फ एजुकेशन के बल पे बैठोगे, सिर्फ कोचिंग के बल पे बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश करिए सर। मैंने यह तो एक सिर्फ एग्जांपल दिया, इसके अलावा आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब आप रिसर्च करना शुरू करोगे, क्योंकि जब शुरुआत में आप बैठोगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि रिसर्च करते कैसे हैं। धन्यवाद, आगे एक वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।